हमारा टॉपिक है विकास। पृथ्वी पर जीव का पृथ्वी ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे बच्चों कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और कितने वर्षों में हुआ। पृथ्वी कितनी पुरानी है। ब्रह्मांड लगभग 200 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में बच्चों क्या घटनाएं हुई और कैसे ये इसका निर्माण हुआ ब्रह्मांड का, और ये किस प्रक्रिया द्वारा हुआ, आज हम इसके बारे में बताएंगे बच्चों आपको। हमारा टॉपिक है विकास। इसका हम कुछ पॉइंट बताएंगे आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो बात आती है बच्चों की जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन करना जैव विकास कहलाता है। पहला हमारे इसको हम क्लियर करेंगे बच्चों कि जैव विकास होता क्या है। जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन करना जैव विकास कहलाता है बच्चों। विकास शब्द रॉबर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था बच्चों। रॉबर्ट स्पेंसर उनका नाम था। ब्रह्मांड लगभग 200 बिलियन वर्ष पुराना है बच्चों। वह 1 लाख बिलियन आकाश गंगाओं गैलेक्सी का बना हुआ है। आकाश गंगा सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों स्टार समूह को आकाश गंगा कहते हैं। जितने भी तारे हैं उनके समूहों को हम आकाश गंगा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं। आकाश गंगा। ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं को समूह विशाल समूह है बच्चों। क्या है। विशाल समूह है। बहुत ही बड़ा समूह को हम क्या कहते हैं। आकाश गंगा। आकाश गंगाओं के विशाल समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों इसकी बात आती है। हम आकाश गंगा बोल तो रहे। आकाश गंगा होता क्या है हम आपको इसके बारे में बताएंगे बच्चों। प्रत्येक आकाश गंगा में सितारे गैसों के बादल तथा धूल के कण होते हैं। इसी से बने हुए हैं आकाश गंगा। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण किया है। क्या कहा है बच्चों। बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं बच्चों। ब्रह्मांड लगभग 200 बिलियन वर्ष पुराना है। वह 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं का बना हुआ है। 1 लाख मिलियन आकाश गंगाओं का बना हुआ है। आकाश गंगा सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों का समूह आकाश गंगा कहलाता है बच्चों। जैसे ये हो गया हमारा सूर्य और ये हो गए हमारे ग्रह, जो 8 ग्रह हैं बच्चों, उन्हीं को हम कहते हैं आकाश गंगा। इसके बाद आती है बच्चों हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है और इसको किसने प्रस्तुत किया था, हम इसके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। बिग बैंग थ्योरी जो है बच्चों उसे लाइमेत्री तथा गैमो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ईलम नामक पदार्थ ने भयंकर विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बच्चों। कैसे हुई है। ईलम नामक पदार्थ के भयंकर विस्फोट के कारण हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। एबी गैमो एवं डिक के अनुसार इलेम में उपस्थित कणों व प्रतिकणों के आपसी टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु निकले व इन्होंने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। इसी प्रकार बच्चों हमारी बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि ईलम नामक एक पदार्थ था जिसमें भारी विस्फोट होने के कारण हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड के विस्तार होने से इसके ताप में कमी आई बच्चों, तथा कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। पहले हाइड्रोजन और हीलियम गैसें नहीं थी बच्चों। इसके विस्फोट के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी।
ये जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित होकर वर्तमान ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं का निर्माण किया है। इन्होंने वर्तमान ब्रह्मांड के आकाश गंगाओं का निर्माण किया बच्चों। आकाश गंगा को हम कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं? मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम है बच्चों मिल्की वे। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब पूर्व मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ, मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय इसकी सतह का तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। इसकी सतह का तापमान कितना था बच्चों? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक वस्तु गैसीय अवस्था में थी बच्चों। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं थी वो गैसीय अवस्था में थी कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु पहुंच नहीं पाती थी। इतना ज़्यादा अधिक टेम्परेचर था इसका कि अगर लोहा भी होगा तब भी पिघल जाएगा बच्चों। 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था इसका। इसके बाद आता है बच्चों हमारा अगला, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को दो समूहों में बांटा जाता है, सजीव व निर्जीव। ये दोनों ही एक समान तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि से बने हैं। फिर भी सजीव में उपापचय, ऊर्जा प्रवाह, प्रजनन, वृद्धि आदि लक्षण पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या पाए जाते हैं? उपापचय, ऊर्जा प्रवाह, वृद्धि आदि लक्षण पाए जाते हैं बच्चों। इसके बाद आता है हमारा जीवन की उत्पत्ति का प्राचीन परिकल्पना। जीवन की उत्पत्ति का प्राचीन परिकल्पना है बच्चों हमारा विशिष्ट सृष्टिवाद। बाइबल के अनुसार जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा 6 दिनों में की गई। ऐसा हो सकता है बच्चों? क्या आपका कहना है? बाइबल के अनुसार यह कहना है कि वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा 6 दिनों में पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हिंदू के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है बच्चों। इनका कहना है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई है, ब्रह्मा द्वारा की गई है। इनके अनुसार प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा थी। प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा से हुई है। इनका कहने का, हिंदुओं का कहने का मतलब है मानव का निर्माण मनु और श्रद्धा से हुई है। क्या बच्चों ये परिकल्पना सही हो सकती है? कमेंट में आप लोग बताएंगे क्या ये परिकल्पना सही हो सकती है। अगर आप वैसे भी सोच सकते हैं मनु और श्रद्धा पहले मादा और पुरुष थे, तो इन्होंने अगर प्रजनन करके भी 10 बच्चों को जन्म दिया तो वो बच्चे भी आपस में भाई बहन हुए। तो भाई बहन तो शादी कर नहीं सकते, तो मानव का निर्माण कैसे हुआ बच्चों? ये आप कमेंट में बताएंगे क्या ये सही है या गलत है। इसके बाद आता है हमारा बच्चों ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद किसे कहते हैं और किसने दिया? ब्रह्मांडवाद 1865 ईस्वी में रिचटर और उनके साथियों ने दिया है यह सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर न होकर किसी अन्य ग्रह पर हुई है, जैसे मंगल, बुध हो गया, ये सारे ग्रह हैं हमारे पृथ्वी के। पृथ्वी पर न होकर दूसरे ग्रहों पर हुई है। अन्य ग्रह या नक्षत्र से जीवन जीव द्रव बीजाणुओं या अन्य कणों के साथ के रूप में उल्का पिंडों के साथ पृथ्वी पर आया। इनके कहने का मतलब है जैसे बारिश होती है उसके साथ बीजाणुओं और जीव द्रव्यों के रूप में आया हुआ है। इससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। इनके कहने का मतलब है, रिचटर और उनके साथियों का कहने का मतलब है, हमारा नहीं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारा प्रलय एवं आकस्मिक अकार्बनिक प्रति उत्पादित वाद।
इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक वैज्ञानिक क्यूबियर 1766 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर समय समय पर पृथ्वी पर पल्ले हुए और कहीं पर विशालकाय पर्वत हो जाते थे पल्ले होने के बाद, और कहीं पर विशाल गड्ढे बन जाते थे। क्यूबियर का कहने का मतलब है पल्ले हुए, उसके बाद पृथ्वी पर कहीं गड्ढे बन गए और कहीं ऊंचाई हो गई तो वो पर्वत बन गए। अगली हेडिंग आती है बच्चों हमारा स्वतः उत्पत्तिवाद या अजीववाद। जीव उत्पत्ति यह जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे पुराना मत है। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव जैसे अपघटित तथा सड़े गले पदार्थों से हुई। जैसे सड़े गले पदार्थ हो गए बच्चों हमारा भूसा, कीचड़ आदि अपघटित पदार्थों से हुई। स्वयं व अचानक से हुई, स्वयं और अचानक से हुई अब प्रक्रिया। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ईसा से पूर्व प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थेल्स, जीनोफेनिस, प्लेटो तथा अरस्तु थे। अरस्तु को हम बायोलॉजी के पिता मानते हैं बच्चों। इसके बाद आता है अगला हमारा बच्चों जीव से जीव उत्पत्ति का सिद्धांत। एक्सले ने 1870 ईस्वी में जीव उत्पत्तिवाद सिद्धांत दिया। इसके अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति या निर्माण पूर्व जीवों से होता है। यह सिद्धांत स्वतः उत्पत्तिवाद का तो खंडन करता है, परंतु पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है बच्चों, इसीलिए हम इस प्रक्रिया को गलत मानते हैं। टॉपिक आता है इसके बाद बच्चों हमारी अगली हेडिंग है स्वतः उत्पादन। इस मत के अनुसार जीवन सड़ी हुई सामग्री जैसे भूसा, कीचड़ आदि से स्वतः प्रकट हुआ, अचानक से प्रकट हुआ बच्चों। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने माना कि नील नदी के कीचड़ से मछलियों, मेढकों, कछुआ तथा मांस, कूड़े करकट, गोबर, बिस्टा आदि से ओस की बूंदों और कीड़े मकोड़ों, चीलर, पसीनों से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बच्चों चीलर और पसीनों से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। वांट हेलमोंट ने तो किसी अंधेरे स्थान पर गेहूं में पसीने से भीगी कमीज दबाकर रख देने से चूहे पैदा हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। क्या हो जाते हैं बच्चों? चूहे पैदा हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। गेहूं में अपनी भीगी हुई कमीज को रखने से 21 दिन बाद चूहे प्रकट हो जाते हैं। अगर वो चूहे हो गए तो बच्चे तो जान लो कुछ तो गड़बड़ है दया। और चूहे फिर आपको फादर कहेंगे अपना, क्योंकि उनका जन्म आपके ही द्वारा हुआ है। ऐसा हो सकता है बच्चों कभी? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा बच्चों अजीववाद एवं जीववाद, जीव उत्पत्ति का विवाद। 17वीं, 18वीं एवं 19वीं सदी के वैज्ञानिक स्वतः उत्पादन की प्रयोगात्मक जांच करके पता लगाया कि पृथ्वी पर उपस्थित वर्तमान दशाओं में निर्जीव पदार्थों से जीव की उत्पत्ति असंभव है। क्या बच्चों? जीव की उत्पत्ति असंभव है। नए जीव केवल पहले से विद्यमान अंडों, बीजों, बीजाणुओं आदि से ही बन सकते हैं। इसे ही अजीववाद एवं जीववाद कहते हैं। इसे हार्वे और टी.एच. हक्सले ने दिया है बच्चों। किसने? इसे हार्वे और टी.एच. हक्सले ने दिया बच्चों।
इसके बाद अगली हमारी हेडिंग आती है। इसके बाद हमारा आता है बच्चों कुछ नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। अजीववाद जीव उत्पत्ति को गलत सिद्ध करने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी लुई पाश्चर हैं। लुई पाश्चर का प्रयोग स्वतः जननवाद का खंडन करने वाला प्रयोग, इस आकार के फ्लास्क का प्रयोग। पाश्चर ने एक यूनिवर्सल फ्लास्क में शर्करा और मदिरा वाइन को मिलाया बच्चों। क्या किया? मदिरा और शर्करा को मिलाया इन्होंने बच्चों। गर्मी, उन्होंने इस मिश्रण को गर्म किया ताकि फ्लास्क में मौजूद सभी सूक्ष्मजीव डेड हो जाएं, मर जाएं। जितने भी सूक्ष्मजीव उसमें उपस्थित हैं वो मर जाएं बच्चों। इसके बाद आता है हमारा बच्चों वातावरण। इसके बाद उन्होंने इस मिश्रण को दो भागों में बांटा, दो अलग अलग इस आकार के फ्लास्कों में डाला। इन फ्लास्कों की गर्दन को इस आकार मोड़ा गया था जो हवा को अंदर जाने देता था, लेकिन वायुमंडल से धूल के कण सूक्ष्मजीव को फ्लास्क के अंदर आने से रोकता था बच्चों। क्या था? सूक्ष्मजीव को आने से रोकता था। है बच्चों हमारा निगरानी। कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा कि इस आकार के गर्दन वाले फ्लास्क में कोई भी सूक्ष्मजीव नहीं पनपा और उनका जो मदिरा शराब था वो भी खराब नहीं हुआ, पीने योग्य बना रहा। इसके बाद निष्कर्ष निकलता है, जबकि एक फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी गई जिससे हवा और सूक्ष्मजीव सीधे अंदर प्रवेश कर गए और इसमें बैक्टीरिया विकसित हो गए बच्चों। इस प्रयोग ने सिद्ध किया कि जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते, बल्कि वे हवा में मौजूद सूक्ष्मजीवों से आते हैं। जीव स्वतः उत्पन्न नहीं होते बच्चों, सूक्ष्मजीव हवा से आते हैं बच्चों। किससे आते हैं? सूक्ष्मजीव हवा में मौजूद सूक्ष्मजीव से आते हैं, जो होते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद आता है हमारा बच्चों एआईओपैरिन एवं हाइलैंड सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी। एआईओपैरिन के अनुसार बच्चों आदि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में विस्तृत एवं सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जैव रसायन शास्त्री एआईओपैरिन ने सन 1924 कितना बच्चों? सन 1924 में भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया। यह परिकल्पना सन 1936 में इनकी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ लाइफ में छपाया गया। 1936 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक को छपवाया था जिसका नाम था द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक जेबियस ने 1929 में दी। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप हुई। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीवन की उत्पत्ति समुद्र के जल में हुई। जीवन की उत्पत्ति इनके अनुसार समुद्र के जल में हुई बच्चों। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर प्रारंभ के अकार्बनिक रसायनों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन का निर्माण हुआ। के वातावरण में तापमान बहुत अधिक था तथा मीथेन और अमोनिया गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी बच्चों। इस सभी परिस्थितियों को अध्ययन प्रयोगशाला में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनले मिलर ने किया। स्टैनले मिलर का जो प्रयोग करने का उद्देश्य था, इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में मौजूद अकार्बनिक पदार्थों से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। इनका यही उद्देश्य था, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी।
प्रयोग का तरीका इनका जो था बच्चों, प्रयोग का तरीका हेडिंग है आदिम वातावरण का निर्माण। आदि मानव के समय वातावरण का निर्माण कैसे हुआ। मिलर ने एक उपकरण बनाया जिसमें उन्होंने प्रारंभिक पृथ्वी के वायुमंडल का अनुकरण करने के लिए मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिश्रण लिया। ऑक्सीजन को इस मिश्रण से बाहर रखा गया था क्योंकि आदिम पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। इसके बाद आता है हमारा जल और गर्मी का अनुकरण। एक अलग फ्लास्क में पानी उबाला गया जिससे भाप बनी तथा यह भाप पूरे उपकरण में घूमी जो आदिम पृथ्वी के महासागरों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके बाद आता है हमारा बिजली का प्रभाव। बड़े फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए थे जिनसे लगातार बिजली के झटके, विद्युतीय निर्वहन आदि दिए गए। यह आदिम वायुमंडल में मौजूद बिजली जैसे बिजली के कड़कने की प्रभाव को दर्शाता था। इसके बाद आता है हमारा बच्चों कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। इस पूरे प्रक्रिया को 1 सप्ताह तक दोहराया गया। प्रयोग के बाद उपकरण से निकले तरल का विश्लेषण करने पर यह पता चला कि उसमें ग्लाइसिन एवं एलेनिन जैसे अमीनो एसिड, सरल शर्करा और अन्य कार्बनिक पदार्थ बने थे। क्या? अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ बने थे बच्चों। जटिल का मतलब हो गया कि कठिनाई से बने हुए जटिल पदार्थ। इसके बाद आता है हमारा अगला बच्चों जैव विकास के प्रमाण। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल जीवधारियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल जीवधारियों में होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। प्रारंभ में जो जीवधारी पाए जाते थे और जो अब जीवधारी पाए जाते हैं उनके कारण उनमें जो परिवर्तन हुए उसी को हम जैव विकास के प्रमाण को समझ सकते हैं बच्चों। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डिग्रीज तथा अन्य वैज्ञानिकों ने जैव विकास के बारे में अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन जीवों के बीच संबंधों और कर्मों को दिखाने वाले प्रमाण प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं बच्चों। क्या है? जो निम्नलिखित प्रमाण हैं। जैसे कि हमारा है पहला संयोजक या मध्यस्थ जातियों के प्रमाण। दूसरा है हमारा बच्चों पूर्वजता एवं प्रत्यावर्तन से प्रमाण। तीसरा हो गया बच्चों हमारा तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण। चौथा हो गया बच्चों हमारा आनुवंशिकी से प्रमाण। पांचवा आता है बच्चों आखिरी आता है जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। पहला हेडिंग आता है बच्चों हमारा संयोजक या मध्यस्थ जातियों के प्रमाण। इसका हो जाएगा संयोजक जातियां ऐसे जीव जिनमें उनसे कम विकसित तथा उनसे अधिक विकसित जातियों के लक्षण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं, संयोजक जातियां कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? संयोजक जातियां कहलाते हैं। संयोजक जातियां 2 जीव समूहों के मध्य एक सेतु बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? एक सेतु बनाती है जो विकास का मार्ग सूचित करती है, उसके विकास का मार्ग सूचित करती है। प्रमुख संयोजक जातियां निम्नलिखित हैं बच्चों। प्रमुख संयोजक जातियां जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला आ जाएगा हमारा जैसे बच्चों प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच संयोजक कड़ी। एक तरफ हो जाएगा हमारा जातियां, एक हो जाएगा संयोजक कड़ी। प्रोटोजोआ एवं स्पंज के बीच प्रोटीस्पोरेंजिया स्पंजिया। दूसरा हो जाएगा बच्चों हमारा पादप और जंतु के बीच यूग्लिना। तीसरा हो जाएगा मोलस्का और एनेलिडा के बीच
हो जाएगा नियोपिलाइना। चौथा हो जाएगा बच्चों हमारा एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच पेरीपेप्स हो जाएगा बच्चों, पेरीपेप्स। पांचवा हो जाएगा हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है, पांचवा और सातवां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों हमारा, नॉन कार्डेटा एवं कार्डेटा के बीच हो जाएगा बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस हो जाएगा बच्चों। मछली और उभयचर के बीच लंग फिश हो जाएगा बच्चों हमारा, क्या हो जाएगा, लंग फिश। इसके बाद आता है सातवां हमारा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उभयचर और सरीसृप के बीच हो जाएगा सीमोरिया, क्या हो जाएगा बच्चों, सीमोरिया। आठवां हो जाएगा हमारा बच्चों सरीसृप एवं पक्षी के बीच आर्कियो पेटेरिस, क्या हो जाएगा बच्चों, आर्कियो पेटेरिस। हमारा आखिरी हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनी के बीच प्रोटोथीरिया हो जाएगा बच्चों। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को दबा के लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। इसी तरह हम आपको एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, इसके लिए हमको सब्सक्राइब करना न भूलें बच्चों। धन्यवाद। जय श्री राम।